आज हम कर रहे हैं बेटा RIMC का 2023 का पेपर, राइट? सर दिसंबर। हाँ, दिसंबर वाला। देखो मोस्टली इसमें आपको जो क्वेश्चंस थे 2023 में, ये वही मिसलेनियस टाइप जो क्वेश्चंस थे जो हमने पढ़े थे बेटा, राइट? उसी टाइप के मोस्टली क्वेश्चंस इसमें पूछे। 2023 के दोनों पेपर्स में ही ऐसा ही है, ठीक है? तो हम उनको ही समझते हैं कि कैसे टैकल करना है एग्ज़ाम के अंदर, कैसे सब चीज़ों को करेंगे। दिख रहा है सबको? स्क्रीन दिख रहा है? सबसे पहले आते हैं हम फर्स्ट क्वेश्चन के ऊपर ही। ये है बेटा फर्स्ट क्वेश्चन। कंपेयर द फ्रैक्शंस, दीज फ्रैक्शंस आर गिवन एंड अरेंज देम इन द असेंडिंग ऑर्डर। आपको क्या करना है बेटा? असेंडिंग ऑर्डर में उनको अरेंज करना है। एक तो मैंने आपको तरीका बताया था डिफरेंस मेथड, ठीक है? आप इसको बेसिक मेथड से भी अगर करना चाहें तो कैसे कर सकते हो, ध्यान से सुनो बेटा। देखो हमारे पास ये क्या है, एक्स है, ये वाई है बेटा, ये हमारे पास जेड है। तो मैं यहाँ से निकाल सकता हूँ 1/(1 - x) की वैल्यू। पहले मैं बेसिक मेथड बता रहा हूँ, फिर उसके बाद मैं बता रहा हूँ सब्ट्रैक्शन मेथड ही बता दूँगा बेटा। ये 1 - y है, ये है 1 - z। हम कर लेते हैं 1 - x करेंगे बेटा, 1 1 1 1 0 डिवाइडेड बाई 1 1 1 1 1। अगर इसकी बात करते हैं 1 - y की, तो ये हो जाएगा 1 - 2 2 2 2 1, और ये 5 टाइम 2 होगा। फिर अगर 1 - z की बात करेंगे तो ये हो जाएगा 3 3 3 3 3 1। अच्छा ये 1, उसके बाद है ये 3 3 3 3 3। क्लियर? अब यहाँ से सब्ट्रैक्शन करो, सब्ट्रैक्ट करेंगे, देखो ये इधर जाएगा 11,111, और उसमें से आप 11,110 सब्ट्रैक्ट करेंगे तो बचेगा 1/11,111 बचेगा बेटा। यहाँ से बचेगा आपका 1 ही बचेगा बेटा न्यूमरेटर में, 1 नहीं 2 बचेगा यहाँ पे बचेगा 2, और ये रहेगा आपका 2 2 2 2 एंड 3, एंड इधर से बचेगा आपका कितना, 3 बचेगा, ये 4 था ना, ओके। सो ये बच जाएगा आपका 3 डिवाइडेड बाई 3 3 3, और लास्ट में 3 एंड 4। इसको मैं सिंप्लीफाई कर लेता हूँ, ये तो हमारे पास सिंप्लीफाइड ही है। इसके न्यूमरेटर में 1 बनाओ, न्यूमरेटर में 1 बनाने के लिए मैं 2 से डिवाइड कर दूंगा, तो 1 1 1 1 1.5 आएगा। इसमें 3 से डिवाइड करेंगे तो ये आएगा 3, 1 टाइम, ये भी 1 टाइम, और ये भी 1 टाइम जाएगा, और यहाँ पे आएगा 0.33। अब आप मेरे को ये बताओ, अगर मैं 1 में, आप इसको सिर्फ 1 ले लो, इसमें 1 के अंदर 1 से डिवाइड करूँ मैं, एक 1 में बेटा 1.5 से डिवाइड करूँ, एक में 1.3 से डिवाइड करूँ, तो कौन से वाला नंबर बड़ा है? ये आपका मैंने लाइक फ्रैक्शंस का हमने कंपैरिजन पढ़ा था, तो जिसका डिनोमिनेटर सबसे बड़ा रहेगा वो वैल्यू सबसे छोटी, और जिसका डिनोमिनेटर सबसे छोटा वो सबसे बड़ा। यानी कि यहाँ पे आपका 1/5 सबसे छोटा है, 1 - y, इसने बोला है 1 - y इज़ द स्मॉलेस्ट। उसके बाद है बेटा आपका कौन सा, 1/z, 1 - z, एंड देन है बेटा सबसे बड़ा है आपका 1 - x। अब आप मेरे को ये बताओ, अगर मैं 10 में से 2 घटाऊँ बेटा एक बार, तो ये कितना आएगा, 8 आएगा। एक बार मैं 10 में से 5 घटा दूँ तो ये कितना आएगा, 5 आएगा। यानी कि जैसे जैसे अगर सब्ट्रैक्शन के बाद वाली वैल्यू को हम बढ़ाएंगे तो उसकी वैल्यू क्या आएगी बेटा, कम होते जाएगी। क्या ये चीज़ समझ में आ रही है बेटा? हमने यहाँ से क्या किया है, 1 में से y को सब्ट्रैक्ट किया है, तो ये सबसे छोटा बना है, इसका मतलब y सबसे बड़ा रहा होगा, y की वैल्यू सबसे बड़ी रही होगी, उसके बाद z उससे छोटा रहा होगा, और सबसे छोटा रहा होगा यहाँ पे x। क्योंकि x अगर 1 में से सबसे छोटी वैल्यू को हम घटाएंगे तभी तो उसकी वैल्यू सबसे बड़ी आएगी, जैसा नो। क्या ये सब चीज़ को सबको क्लियर हुआ बेटा? और हमें एक्स वाई जेड का कंपेरिजन करना था, ना कि हमें 1 - x 1 - y 1 - z का करना था। तो यहाँ से 1 - x 1 - y 1 - z हमने निकाला, और फिर वहाँ से एक्स वाई जेड का कंपेरिजन कर लिया। क्या यहाँ तक सबको क्लियर है इस वाले मेथड को? क्लियर और नोट एवरीबॉडी? यस सर।
अब ये क्लियर है तो बेटा एक बार मैं वो वाला मेथड भी बता देता हूँ जो हमने पढ़ा है ऑलरेडी, जिसको हम डिफरेंस मेथड बोलते हैं। मैं इसको रफ कर रहा हूँ, किसी को स्क्रीनशॉट चाहिए तो ले सकते हो। आ जाओ। डिफरेंस मेथड में मैंने क्या बताया था बेटा, हमें न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर का डिफरेंस लेना है, उसमें इतना कुछ करना है ही नहीं। आपके पास यह था 11110 डिवाइडेड बाई 11111। ये 5 टाइम नहीं है, 6 टाइम है, तो 6 टाइम है तो एक और लगा दो, कोई दिक्कत नहीं है, वही चीज़ तो वही है। ये x है, y की अगर मैं बात करूँगा तो ये आएगा 2 2 2 2 2 1, और ये है बेटा 2 2 2 2 2 एंड 3। z था हमारा कितना 3 3 3 3 3 1, और ये है आपका 3 3 3 3 4। इन दोनों का डिफरेंस है 1 का, इन दोनों का डिफरेंस है बेटा न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर का डिफरेंस है 2 का, और यहाँ पे न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर का डिफरेंस है 3 का। अब इनके डिफरेंस को क्या बनाना है, सेम बनाना है। तो डिफरेंस का सेम कैसे बन सकता है बेटा, कोई ना कोई इनका मल्टीपल बना लो, 1 2 एंड 3 का, एंड 1 2 3 का कोई मल्टीपल यानी कि एलसीएम ले लेते हैं। 2 एंड 3 का एलसीएम आएगा 6, तो इसके डिफरेंस को भी 6 बनाने के लिए 6 से मल्टीप्लाई करेंगे, इसको डिफरेंस को 6 बनाने के लिए 3 से मल्टीप्लाई करेंगे, इसके डिफरेंस को 6 बनाने के लिए क्या करेंगे बेटा 2 से मल्टीप्लाई करेंगे। ठीक है, अभी सबका डिफरेंस सेम हो गया। यहाँ से 6 का सिर्फ न्यूमरेटर में मल्टीप्लाई कर लो बेटा, न्यूमरेटर में मल्टीप्लाई करूँगा तो ये आएगा 6 6 6 5 टाइम 6 और 0। इसमें मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आएगा बेटा 6 6 6 6 5 टाइम 6 एंड 3, एंड ये आ रहा है आपका कितना 6 6 6 6 5 टाइम 6 एंड 2। अब आपको यहाँ से दिख रहा है जिसकी वैल्यू सबसे बड़ी होगी वो सबसे बड़ा होगा, जिसकी वैल्यू सबसे छोटी होगी वो सबसे छोटा होगा। तो सबसे बड़ा है हमारा यहाँ पे y, देन हमारा है z, एंड देन है x। ऐसा क्यों हो रहा है, ऐसा क्यों हुआ बेटा कि हमने डिफरेंस को सेम कर लिया तो हमें वैल्यू कैसे पता चल गई। आपको मैं एक बताता हूँ, एक एग्जांपल देता हूँ। मैंने बोला बेटा 1/2, 2/3, 3/4, सबका डिफरेंस देखना, सबका 1 है बेटा डिफरेंस, यहाँ पे भी 1 है, यहाँ पे भी 1 है। जैसे जैसे न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर की वैल्यू बढ़ती जाती है बेटा, दोनों की साथ साथ वैल्यू बढ़ती जा रही है, इसकी वैल्यू भी बढ़ती जाती है। यहाँ पे देखो 1/2 की वैल्यू कितनी है 0.5 है, 2/3 की वैल्यू क्या होती है 0.66 होता है, और ये होता है 0.75। आप आगे जाएंगे 4/5 करेंगे तो वो आएगा 0.8। ऐसे जैसे जैसे आगे चलते रहेंगे उसकी वैल्यू क्या होती जाएगी बेटा, बढ़ती जाएगी। आप न्यूमरेटर डिनोमिनेटर को बढ़ा दो, उनका गैप अगर सेम है तो जिसका न्यूमरेटर बड़ा रहेगा वही वैल्यू क्या रहेगी, बड़ी रहेगी, जिसका न्यूमरेटर छोटा है वो वैल्यू क्या रहेगी, छोटी रहेगी। इट इज़ फॉर द प्रॉपर फ्रैक्शंस, ये चीज़ याद रखना बेटा, ये मैंने ऑलरेडी बताया हुआ है। इम्प्रॉपर के लिए क्या होता है, प्रॉपर के लिए क्या होता है। इज इट क्लियर और नॉट एवरीबडी। तो हमें कुछ नहीं करना था, वहाँ पे सीधा सीधा ऐसे ही दिख जाएगा, आंसर आ जाएगा, खत्म। y इज ग्रेटेस्ट एंड x इज स्मॉलेस्ट। चलो नेक्स्ट पे, यहाँ पे आ जाओ बेटा सेकंड क्वेश्चन में। विच ऑफ द फॉलोइंग रेशनल नंबर आर टर्मिनेटिंग in their decimal notations and which are not for the numbers that have terminated decimals, express the number as a terminating decimals। बेटा हमें ये दिखाना है कि इनमें से कौन टर्मिनेटिंग डेसिमल है और कौन टर्मिनेटिंग डेसिमल नहीं। सबसे पहली बात तो ये है बेटा, ध्यान से देखिए, आपको मैंने क्या बताया था कि कोई भी अगर डेसिमल को टर्मिनेटिंग डेसिमल बनना है, कोई भी नंबर को या कोई फ्रैक्शन को हमें क्या बनाना है, टर्मिनेटिंग डेसिमल बनाना है। तो टर्मिनेटिंग डेसिमल वो तभी बन सकता है जब आप किसी भी नंबर में सिर्फ जब डिवाइड करते हैं 2 से, 2 की कोई पावर हो बेटा, या फिर 5 की कोई पावर। 2 एंड 5 की पावर से किसी से भी डिवाइड कर दो बेटा, या दोनों का कंबाइंड करके उसको डिवाइड कर दो, तो हमारा क्या होता है, टर्मिनेटिंग डेसिमल बनता है। क्यों बनता है 2 एंड 5 से डिवाइड करने पर, क्योंकि 2 एंड 5 मिला के क्या बनाता है बेटा, 10 बनाते हैं, 2 5 से 10 होता है। और किसी भी नंबर को 10 से डिवाइड करते हैं तभी तो डेसिमल इन्वेंट हुआ है बेटा, वहीं से तो डेसिमल बन रहा है। जैसे आपको 75 को डिवाइड करना है 10 से, तो हमें 10 से डिवाइड करना है, यानी कि एक डिजिट के बाद डेसिमल आ जाएगा, यही तो होता है। इज इट क्लियर और नॉट। तो इसीलिए बस डिनोमिनेटर में क्या होना चाहिए, डिनोमिनेटर में 2 या 5 की पावर होनी चाहिए कोई ना कोई, या फिर आपका 2 एंड 5 का कंबाइंड पावर होना चाहिए। इज इट क्लियर और नॉट। जैसे 10 हो गया, 50 हो गया, 75 हो गया, ये सब क्या है बेटा, 50 में आपका 2 भी है और उसमें 5 भी है,
इज इट क्लियर हो? अब यहाँ पे आपको यही देखना है कि ए बी सी के अंदर डिनोमिनेटर में 2 की पावर और 5 की पावर कहाँ पे बन रही है और कोई एक्स्ट्रा फैक्टर तो नहीं आ रहा। अच्छा एन में इन दोनों के अलावा कोई भी नंबर हो बेटा, आपका देखो 1 तो होगा ही नहीं, 2 के बाद 3 हो गया, 4 हो गया, 4 भी नहीं होगा, 5 हो गया, 6 हो गया, ठीक है, 7, 8 नहीं हो सकता क्योंकि 8 2 की पावर में आता है, फिर 9 हो गया, ठीक है। तो ये नंबर्स कुछ भी आपको देखने को मिलता है या फिर इनके कोई फैक्टर्स देखने को मिलता है, इसके अलावा भी जितने भी प्राइम नंबर्स हैं उनके, ठीक है। तो आपका वो नंबर क्या बनेगा, टर्मिनेटिंग डेसिमल नहीं बनेगा बेटा, नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल बनेगा, और उसी को बोलते हैं नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग डेसिमल बनता है। क्या बनता है? नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग डेसिमल बनता है, एक्सेप्ट टू, इसको बोल दो 2 टू द पावर, कोई भी पावर है बेटा 5 की पावर, रिपीटिंग डेसिमल बनाएंगे। क्या सबको ये क्लियर है? अब यहाँ पे देख लो इनमें क्या है भाई, डिनोमिनेटर में देखो, इसके डिनोमिनेटर में मेरे को तो 3 दिख गया, 15 क्या होता है 3 इंटू 500 है बेटा, 500 में तो हमें दिख रहा है कि 5 है और 10 है, ठीक है। तो 5 और 10 से डिवाइड होकर टर्मिनेटिंग डेसिमल बनेगा बेटा, बट ये 3 से डिवाइड करेंगे तो नॉन टर्मिनेटिंग बनेगा ना, तो ये तो आपका बन गया नॉन टर्मिनेटिंग। आप लिख सकते हैं द डिनोमिनेटर, इन द डिनोमिनेटर द वैल्यू इज 3 एंड व्हेन वी डिवाइड बाय द 3 और द पावर ऑफ द 3 द वैल्यू विल बिकम नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल्स। अब यहाँ पे देखो 64 क्या है, 64 इज नथिंग बट 2 टू द पावर 6, और बेटा 2 की पावर से आप किसी से भी डिवाइड करो तो ये तो आपका टर्मिनेटिंग बनने वाला है, और ये आपका है 5 टू द पावर 3, और ये भी आपका क्या बनेगा, टर्मिनेटिंग बनेगा। क्या सबको क्लियर हुआ? तो 2 हमारे पास टर्मिनेटिंग है और एक है नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग। अभी आपसे ये भी बोला है कि इनको एक्सप्रेस करके दिखाओ, एक्सप्रेस द नंबर एज द टर्मिनेटिंग डेसिमल्स, टर्मिनेटिंग डेसिमल्स में उनको एक्सप्रेस करो। तो अभी कर देते हैं, एक सेकेंड, यहाँ पे देखो मैं इसको एक बार रफ कर देता हूँ। देखो मेरे को ये बताओ 125 से डिवाइड करके डेसिमल बनाना इजी है या फिर 1000 से डिवाइड करके डेसिमल बनाना इजी है? जल्दी बोलो। 1000 से डिवाइड। तो आप डिनोमिनेटर्स को 1000 में बनाओ या फिर 100 में बनाओ या फिर लाख में बनाओ बेटा। आप यहाँ पे देखो ये तो बन ही नहीं सकते, नॉन टर्मिनेटिंग आएगा ही नहीं, हम इसको कन्वर्ट कर लेते हैं। ये हमारे पास था 426 डिवाइडेड बाई 64। अब 64 क्या होता है, इसको तो देखो सिंपली ये तो डिवाइड हो रहा है, तो पहले इसको डिवाइड कर लो। ये किससे 2 से डिवाइड हो रहा है, 2 से डिवाइड करेंगे 32, ये 2 1 and 3 213 डिवाइडेड बाई 32। इसको इजीली कर लो, कोई प्रॉब्लम नहीं आएगा। 32 से डिवाइड करेंगे 213 डिवाइडेड बाई 32। 32 से डिवाइड करेंगे कितने टाइम जा रहे हैं बेटा, देखो 3 का डिवाइड करूँगा 21 में तो 7 टाइम जाता है, बट 7 टू 14 और एक एक्स्ट्रा आएगा बेटा वो, तो ये 7 टाइम नहीं जाएगा, ये जाएगा आपका 6 टाइम। तो 6 टाइम जा रहे हैं, 6 से मल्टीप्लाई करेंगे इसका 18 और 19, 192 आ गया। 192 में से 213 में से सब्ट्रैक्ट करेंगे 119, तो 8 + 13 कितना होता है 21, तो 21 बच जाएगा। वापस से ये जाएगा आपका 6 टाइम। अभी बचेगा आपका कितना, पहले 190 बच रहा था, 192 बच रहा था, अभी हाँ सही 192 आएगा। 192 में से सब्ट्रैक्ट करेंगे बचेगा कितना बेटा 180, 18 बचेगा ना, तो 18 का हो जाएगा 180। अब 32 से डिवाइड करेंगे तो ये जाएगा 5 टाइम, सिर्फ 5 टाइम जाएगा तो 5 टाइम में हो जाएगा ये 160। सब्ट्रैक्ट करेंगे कितना हो गया 200, तो वापस से 32 से डिवाइड करेंगे कितने टाइम जाएगा 6 टाइम, बचेगा कितना 190 हो गया, 192 बचेगा रिमाइंडर 8 का हो गया 80। 32 से डिवाइड करेंगे जाएगा 2 टाइम, 64 हो जाएगा। 64 में से सब्ट्रैक्ट करेंगे 160 बच जाएगा। फिर ये 3 से डिवाइड करेंगे जाएगा 5 टाइम, तो 5 3 जा 15 और 5 2 जा 10, तो ये हो गया 160 और ये हो गया बेटा 0। तो हमारे पास डेसिमल क्या बना 6.6562.5। इज इट क्लियर और नॉट? आपको सेकंड ये सी वाले को अगर करना है तो आप कैसे करेंगे, 1 2 3 4 5 6 में डिवाइड करना था किससे 125 से। बेटा मैंने आपको बताया था 125 से किसी भी नंबर को मल्टीप्लाई करो, तो मतलब मल्टीप्लाई करना है या डिवाइड करना है तो सबसे पहले उसको 1000 बनाओ। कैसे बन सकता है 1000, 125 में हम 8 से मल्टीप्लाई कर लेते हैं। अगर आपने 8 से मल्टीप्लाई किया तो ऊपर भी 8 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, जिससे कि वैल्यू चेंज ना हो। अब डिनोमिनेटर में तो हो जाएगा ये 1000,
और ये 8 से जब मैं इसको मल्टीप्लाई करूँगा तो कितना हो जाएगा, 8 6 48, 40 होगा, 40 में 4 ऐड करेंगे 44, 8 4 जा 32 36, और 8 3 जा 24 में 3 ऐड करेंगे 27, फिर आ जाएगा 8 2 जा 16, 16 में आप ऐड करेंगे 2 तो 18, और 8 1 8 ये हो जाएगा 9, 3 डिजिट के बाद डेसिमल लग जाएगा तो आंसर हो जाएगा आपका 897.64। क्या क्लियर हुआ सबको? इज इट क्लियर और नॉट एवरीबडी? क्लियर सर। चलो नेक्स्ट पे आ जाओ। यस सर। यस सर। टू डिफरेंट नंबर्स x एंड y नॉट नेसेसरी इंटीजर्स, इनका इंटीजर होना ज़रूरी नहीं है बेटा। सेटिस्फाई एक्स स्क्वायर माइनस 200 एक्स इज इक्वल टू वाई स्क्वायर माइनस 200 वाई, फाइंड द सम ऑफ एक्स एंड वाई। बेटा आपका एल्जेब्रा का बहुत अच्छा ऑब्जर्वेशन का क्वेश्चन है सिंपल क्वेश्चन है, बिल्कुल इजी क्वेश्चन है, आपका फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन है ये। आपसे क्या पूछा है? आपसे पूछा है एक्स प्लस वाई की वैल्यू बताओ। आपसे दिया क्या है? आपसे दे रखा है एक्स स्क्वायर माइनस 200 वाई 2000 वाई, एक्स स्क्वायर माइनस 2000 एक्स इज इक्वल टू क्या है? वाई स्क्वायर माइनस 2000 वाई। ये वाई स्क्वायर को मैं इधर लेके आ जाऊँ तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर। ये 2000 एक्स है बेटा, ये उसको उधर लेके चले जाएंगे तो पॉजिटिव में चले जाएगा, तो ये हो जाएगा 2000 एक्स माइनस 2000 वाई। इन दोनों में से 2000 कॉमन है, और एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर क्या होता है? ये होता है बेटा एक बार दोनों में से सब्ट्रैक्शन कर लो, एक बार दोनों को ऐड कर दो, और 2000 यहाँ से कॉमन आ जाएगा, बचेगा क्या बेटा? एक्स माइनस वाई। तो एक्स माइनस वाई से एक्स माइनस वाई डिवाइड हो गया, बिकॉज एक्स माइनस वाई की वैल्यू 0 तो है नहीं बेटा, तो यहाँ पे एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू क्या बन जाएगा आपका? 2000 बन जाएगा। एंड दिस इज द आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। यही तो पूछा था हमसे। गॉट इट एवरीबॉडी? यस सर। वाई की वैल्यू 1000 थी। नहीं, ज़रूरी नहीं है 1000 क्या बेटा? हमेशा दो नंबर का ऐड करके अगर 4 आ रहा है तो क्या x और y की वैल्यू 2 होना ज़रूरी है क्या? 1 3 भी तो हो सकता है, 0.5 3.5 भी तो हो सकता है, 0.2 और 3.8 भी तो हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, दोनों का सम 4 है। गॉट इट और नॉट? ये वाला क्वेश्चन हमने किया ही था, ये एक पिछले वाले में भी आ चुका है ना, ये सेम ही क्वेश्चन। वहाँ पे हम क्या नाम था उसका? अरे इस क्वेश्चन में नाम तो दिया था, उसमें क्या दे रखा था पहले वाले में? ये गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग बेटा। ये सेम क्वेश्चन हमने किया था, प्रीवियस ईयर पेपर में आ चुका है, ये 2024 में आया है ये वाला। चलो यहाँ पे और बता देता हूँ। ए फैमिली कंसिस्ट 4 persons, मासा's scholarship is double, the total income of the family will increase by 5%, mother's salary is double, the family income will increase by 15% greater, and the father's salary is double, the family income will grow by 25%. What is the family's income when the grandpa's pension is doubled? बेटा मैंने आपको बताया था टोटल 100% होती है इनकम। इनकम क्या, कोई भी अपने आप का 100% है, राइट? तो 100% है इनकम, तो उसमें किस किस की है? उसमें मासा की स्कॉलरशिप भी है, मासा को एमएस से शो कर रहा हूँ, और उसकी मदर को शो कर रहा हूँ एम से, उसके फादर को शो कर रहा हूँ एफ से, एंड उसके ग्रैंडपा को शो कर रहे हैं जीपी से। इज इट क्लियर? तो वो 100% से उसके घर की इनकम कहाँ से रही है? मासा से आ रही है, मासा की मदर से आ रही है, मासा के फादर से आ रही है, मासा के ग्रैंड पेरेंट्स से आ रही है, ग्रैंड पा से आ रही है। अब उसने क्या बोला है? मासा को की जो स्कॉलरशिप है उसको डबल कर दिया, तो ट्वाइस ऑफ मासा स्कॉलरशिप, ये सब सैलरी की बात है बेटा। और उसकी मदर की तो सेम ही है, उसके फादर की भी सेम है, उसके ग्रैंड फादर की भी सेम है। तो उसने क्या बोला? 5% से इंक्रीज़ हो गया, 100 के ऊपर 5% से चेंज करेंगे, क्या हो जाएगा बेटा? 105% हो जाएगा और टोटल इनकम। जब उसके मदर का डबल हुआ सैलरी, तो वो क्या हो गया? 15% से इंक्रीज़ हो गया, तो ये हो जाएगा आपका 115% ऑफ इनकम। इसके ऊपर अगर हम चेंज करेंगे तो, और मदर उसके जो बोल सकते हैं मासा की तो वही है
सेम है बेटा, उसके मदर की हो गई डबल, उसके फादर की भी सेम सैलरी है और ग्रैंड पेरेंट फादर की भी जो पेंशन है वो भी सेम ही है। उसके बाद बोल रही है कि जब उसके फादर की डबल होगी तो वो 25 से इंक्रीज हो जाएगा। तो 125% ऑफ इनकम इज इक्वल टू मासास इनकम प्लस मदर्स इनकम प्लस ट्वाइस ऑफ फादर्स इनकम प्लस ग्रैंड पेरेंट्स। तो हमारे पास ये 4 इक्वेशंस आ गई, सेकेंड इक्वेशन, थर्ड इक्वेशन एंड फोर्थ इक्वेशन। यहाँ तक किसी को कुछ डाउट है क्या, ये इक्वेशंस कैसे बनी? नो सर। तो बेटा यहाँ से आपको सीधा सीधा आपको किस किस को तो ये दिख रहा है कि मासा की इनकम को अगर डबल किया है बेटा, बाकी तो सब सेम ही है, अगर उसको डबल किया है तो ये 5% में चेंज हुआ है। सिर्फ कितना चेंज हुआ है? 5%। तो आप सेकंड में से फर्स्ट को जब मैं सब्ट्रैक्ट करूँगा, आप ऐसे बोल सकते हैं फ्रॉम इक्वेशन सेकंड में से आपने इक्वेशन फर्स्ट को सब्ट्रैक्ट किया, तो यहाँ से हमारे पास मासा की इनकम आ गई। मासा की इनकम जो स्कॉलरशिप है वो कितनी आएगी? 5% ऑफ इनकम आ रही है बेटा। ये तो सब्ट्रैक्ट हो जाएगा, मासा माइनस मदर माइनस मदर जीरो, ये भी जीरो हो जाएगा, ये भी जीरो हो जाएगा। 2 MS में से MS सब्ट्रैक्ट करेंगे तो बचेगा MS, यानी कि मासा स्कॉलरशिप। और बेटा 105 में से 100 सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 5% ऑफ इनकम आ जाएगा। आप आ जाओ नेक्स्ट में। अगर मैं थर्ड वाली इक्वेशन में से सब्ट्रैक्ट करता हूँ फर्स्ट वाली इक्वेशन, तो यहाँ से आपको बताया कि मदर की इनकम इंक्रीज हुई है, तो मदर की इनकम जितनी इंक्रीज हो रही है, डबल हुई है बेटा, तो मदर की इनकम किसके बराबर होनी चाहिए? 15% ऑफ इनकम के बराबर होनी चाहिए। और ऐसे ही जब मैं फोर्थ वाली इक्वेशन में से फर्स्ट को सब्ट्रैक्ट करूँगा तो यहाँ से क्या आएगा? ट्वाइस ऑफ फादर में से फादर सब्ट्रैक्ट करेंगे तो फादर की इनकम शुड बी इक्वल टू 25% ऑफ होल इनकम। अब ग्रांड पेरेंट्स की इनकम बता दो, ग्रांड पा की इनकम कितनी है या फिर उनका पेंशन कितना आ रहा है बेटा? 35%। हाँ, तो देखो 5% उसकी मासा की है, 15% उसकी मदर की है, 25% है उसके फादर की इनकम। तो टोटल कितना हो गया? 20, और 20 में ऐड करेंगे 25, तो ये आ गया 45। तो 45 तो बेटा उनकी है, उनके तीनों की मिला के। तो टोटल इनकम हमारी 100% थी, उसमें से 45 सब्ट्रैक्ट करूँगा तो कितना बचेगा बेटा? 55% ग्रैंड पा की तो होगी। ग्रांड पा की जो पेंशन है वो 55% है, और अगर उसको डबल करेंगे तो वो कितने परसेंट से इंक्रीज करेगी? 55% से इंक्रीज करेगी। क्या सबको क्लियर है? यस सर। यस सर। चले नेक्स्ट पे। यस सर। चलो फिर देखो इस वाले क्वेश्चन को भी पढ़ेंगे। रेफर टू द फिगर बिलो, ट्राइंगल is given, triangle ABC has increased with the center, encircle with the center of F and touches the triangle EGD, given that the angle FAG 20 degree, FCG is 30 degree, find all the angles ABC of the triangle ABC and आपको यहाँ से साइड भी फाइंड आउट करनी है। इसको ना मैं डायग्राम को थोड़ा सा नीचे बना देता हूँ, थोड़ा सा बड़ा बना देता हूँ, जिससे कि आपको अच्छे से दिख जाए। ठीक है, थोड़ा सा डायग्राम का देखना बेटा, बहुत अच्छा तो नहीं बना है बट देख लो। यहीं पे आपका ये पॉइंट था B, ये है A पॉइंट है, ये आपका C पॉइंट है, ये D है बेटा, ये E है, ये आपका सेंटर है F, एंड ये क्या है? D पॉइंट। अच्छा, ये D पॉइंट है, ये G पॉइंट है। क्लियर? अब आपसे ये मिला के रखा है बेटा, ये इन सेंटर है आपका। कौन सा सेंटर है? इन सेंटर। और मेरे को बता सकते हो कि इन सेंटर कैसे बनते हैं? सर इन सेंटर तब बनता है सर जब ट्रायंगल की तीनों साइड जब जहाँ पर एक जगह पे मिलती है सर। कौन सी साइड? डाइ सर जो वर्टेक्स से निकलती है उनके। गलत। वर्टेक्स से तो बहुत सारी लाइंस निकलती है, एंगल बाइसेक्टर भी निकलता है, परपेंडिकुलर भी निकलता है, और आपका मीडियन भी निकलता है बेटा, बहुत सारी सीवियंस भी निकलती है। तो कौन सी वाली लाइन जब टच करेंगे एक दूसरे को?
एंगल बाइसेक्टर जब एक दूसरे को मतलब टच करते हैं बेटा, यहाँ पे इसका भी एंगल बाइसेक्टर, इसका भी एंगल बाइसेक्टर और इसका भी एंगल बाइसेक्टर, जहाँ पे टच करेंगे उसको क्या बोलते हैं हम, उसी को बोलते हैं बेटा इंसेंटर। सर एंगल बाइसेक्टर मतलब? ये पूछ रहे हो मेरे से? सर जो एंगल को बाइसेक्ट करता है ना? हाँ वो बेस्ट सी बात है बेटा, दो बराबर पार्ट में डिवाइड करेगा। ये सब चीज़ें ज्योमेट्री में पढ़ाई है बहुत अच्छे से, सेंटर सारे पढ़ाए हैं। अब यहाँ पे आपको क्या दिया हुआ है, आपको दिया है एफ ए जी। एफ ए जी मतलब एफ ए जी, ये वाला एंगल कितना है 20, और आपको दे रखा है एफ सी जी, ये वाला दे रखा है बेटा 30 डिग्री। अगर इसको एंगल को बाइसेक्ट किया है बेटा तो 20 अगर नीचे है तो ऊपर भी तो 20 डिग्री रहा होगा, और इधर ये 30 है तो ऊपर भी 30 रहा होगा, क्योंकि किससे बना है ये, एंगल बाइसेक्टर से बना हुआ है। अब यहाँ से एंगल ए की वैल्यू कितनी होगी बेटा, एंगल ए हो जाएगा आपका 40 डिग्री, एंगल सी हो जाएगा आपका 60 डिग्री। तो मेरे को बता सकते हैं एंगल बी कितना होगा ट्राइंगल का? टोटल ये कितना हो गया 100, और 180 में से मैं 100 सब्ट्रैक्ट करूँगा तो 80 बच जाएगा। क्या यहाँ तक क्लियर होगा? हमारा फर्स्ट क्वेश्चन क्लियर हो गया बेटा, फर्स्ट क्वेश्चन सोल्व हो गया। आपसे यही पूछा था, फाइंड द ऑल एंगल्स ऑफ द ट्राइंगल ए बी सी। क्या यहाँ तक क्लियर है सबको? यस सर। अब आपको दिया क्या है यहाँ से सुन लो बेटा, आपको दे रखा है सेकंड वाले क्वेश्चन में, बी वाले पोर्शन में आ जाओ, आपको ए सी की वैल्यू दे रखी है। ए सी कहाँ है? यहाँ पे। तो ये है ए सी कितना 12। सर एक डाउट था, पूछो। सर 80 डिग्री कैसे आई बी की वैल्यू? बी की वैल्यू कैसे आई? इंटीरियर एंगल्स का सम क्या होता है बेटा ट्राइंगल में? सर बी की वैल्यू। मेरे को बताओ इंटीरियर एंगल का सम क्या होता है बेटा ट्राइंगल में? सर इंटीरियर एंगल तो सेम होते हैं सर, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल। बेटा मैं ये बोल रहा हूँ सम ऑफ ऑल इंटीरियर एंगल्स इन ए ट्राइंगल। सर 180 डिग्री। 180 है, तो अगर दो एंगल्स 40 और 60 है तो थर्ड वाला एंगल कैसे निकालोगे? ओके सर। ओके सर। बेटा रिवीजन कहाँ कर रहे हो फिर? ये जब सर समझ नहीं आया था ना। समझ तो आ गया था, मतलब कि आपने उस चीज़ को ध्यान ही नहीं दिया। मैंने जब बताया 180 में, मैंने बोला था 180 माइनस 100 करेंगे तो कितना बचेगा? 80 बचेगा। चलो सेकंड, अब देखो बी वाले पोर्शन। बेटा ए सी दे रखा है 12 है, उसके बाद क्या दिया है आपको? आपको दे रखा है बी सी। बी सी कितना है बेटा? यहाँ से बी से सी तक, ये आपको दे रखा है 8, और आपको दे रखा है बेटा ए बी दे रखा है आपको 10। क्लियर है? हमसे क्या पूछा है? हमसे पूछा है बी या बी डी को बताओ बेटा, ये वाली साइड या फिर ये वाली साइड की लेंथ बता दी। ठीक है, आपको मैंने टेंजेंट पढ़ाई थी बेटा कि एक सर्कल में अगर बाहर से किसी पॉइंट से टेंजेंट डालूं मैं तो सर वो सर्कल की एक पॉइंट को छूते हुए निकलती है। हाँ, एक पॉइंट को छूते हुए निकलती है बेटा, और उन दोनों की वैल्यू क्या होती है? इक्वल होती है। ये अगर 4 सेंटीमीटर है तो दूसरी वैल्यू भी 4 सेंटीमीटर रहेगी। क्या ये चीज़ मैंने बताई थी आपको? यस सर। तो आप यहाँ पे देखो ना, ये सारी टेंजेंट ही तो है। ये जो बी डी है बेटा, और बी डी और बी ई दोनों टेंजेंट है, ए ई और ए जी टेंजेंट है, सी से अगर मैं पॉइंट से डालूंगा तो सी डी और सी जी दोनों टेंजेंट है। तो अगर मैंने इसको एक्स माना तो ये वाली साइड वाली जो एक्स हो जाएगी। अगर मैं सी डी को वाई मान लेता हूँ तो सी जी भी तो वाई हो जाएगी बेटा, और अगर ए जी को मैंने जेड माना तो ए ई भी तो जेड हो जाएगा। बिकॉज ऑफ टेंजेंट्स का मेजरमेंट क्या होता है? इक्वल होता है, लेंथ्स आर सेम। तो अगर यहाँ से मैं सारे को सम कर लेता हूँ, एक्स वाई जेड सबको ऐड कर लूँगा बेटा, तो ये हो जाएगा ट्वाइस ऑफ एक्स प्लस वाई प्लस जेड, और ट्वाइस ऑफ एक्स प्लस इन तीनों साइड्स का सम करेंगे ट्राइंगल में तो ट्राइंगल का पेरीमीटर आएगा। और ट्राइंगल का पेरीमीटर क्या है बेटा? यहाँ पे तीनों साइड्स आपको दे रखी है, तीनों को ऐड कर दो। 12 प्लस 8 20, और 20 में जब मैं 10 ऐड करूँगा तो कितना हो जाएगा? 30। तो 30 आ गया बेटा। ये मैं 2 से इसको डिवाइड करूँगा, 30 आ रहा है ना ये? हाँ ठीक है, तो ये आ जाएगा बेटा 50। एक्स प्लस वाई प्लस जेड की वैल्यू क्या आ गई आपके पास? 15 आ गई। अब मुझे क्या चाहिए था? मुझे तो बेटा बी डी चाहिए। बी डी या बी क्या है बेटा? बी डी आपका बी के साथ इक्वल है, यानी कि एक्स की वैल्यू है बेटा।
x की वैल्यू है तो मैं इस पूरी इक्वेशन में से y और z की इक्वेशन को सब्ट्रैक्ट कर दूँ। y z की वैल्यू ढूंढो अब कितनी है। देखो y प्लस जेड ये दे रखा है नीचे 12, तो y प्लस जेड की वैल्यू आपकी कितनी है 12 है। तो x की वैल्यू कितनी हो जाएगी बेटा, इक्वेशन फर्स्ट में से सेकंड को सब्ट्रैक्ट कर लो, तो x इज इक्वल टू आ जाएगा 15 माइनस 12 3। तो 3 सेंटीमीटर, सेंटीमीटर नहीं है यहाँ पे, यूनिट है, तो 3 यूनिट इज़ द आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। बी डी या बी की वैल्यू कितनी होगी बेटा, ये होगी आपकी 3 यूनिट। सबको क्लियर है यहाँ तक? सर आपने सर ये क्यों लिया सर? क्या क्या क्यों लिया बेटा, बोलो। सर x प्लस वाई प्लस जेड। x प्लस वाई प्लस जेड कैसे आया, ये पूछ रहे हो? यस यस सर, इनका सम 30 कैसे आया सर, समझ नहीं आया। एक सेकेंड रुक जाओ, मैं डायग्राम में समझाता हूँ। पहले वाला क्वेश्चन क्लियर है, एक बार उसका ले लो स्क्रीनशॉट ना। हो गया? यस सर। अब इस डायग्राम यस को सर। देखो, यहाँ से समझ जाओगे। अब ये नीचे ऊपर का इसको हटा देता हूँ मैं, कोई इसका कोई मतलब बनता नहीं है। आप सिर्फ इसको देखो, ये ट्रायंगल दिख रहा है आपको? चलो मैं वापस ही बना देता हूँ। क्लियर? ऐसा एक वो है, ये बी पॉइंट है बेटा, ये ए पॉइंट है, ये सी पॉइंट है, ये कहाँ था? इसके बाद ये डी पॉइंट है, ये जी पॉइंट था, ये हमारा ई पॉइंट था। क्लियर और नोट? अब आप मेरे को ये बताओ, ये बी वाली है, बी पॉइंट से हमने इस सर्कल के ऊपर दो टेंजेंट डाली, कौन सी? बी डी एंड बी ई। तो बी डी की वैल्यू बी डी प्लस बी ई होगा, यस सर। क्योंकि एक आउटर अगर हमारे पास कोई पॉइंट है, वहाँ से किसी भी ट्रायंगल, किसी भी आपके सर्कल के ऊपर हम क्या टेंजेंट डालते हैं, तो दोनों की वैल्यू क्या होती है? इक्वल होती है। दो टेंजेंट ही आप ड्रॉ कर सकते हो एक पॉइंट से, और दोनों का मेजरमेंट सेम रहेगा। तो हमने इसको एक्स लेट कर दिया कि ये एक्स है, तो ये साइड वाली भी एक्स हो जाएगी। सेम आप वही थ्योरम यहाँ से लगाएंगे कि सी डी के ऊपर हमने पॉइंट डाला है और सी से जी डाला है बेटा टेंजेंट, तो हमने इसको वाई लेट किया, तो ये भी वाई हो गया। और ए से जेड वाले को, ए से जी वाले को मान दिया हमने बेटा क्या? जेड। इज इट क्लियर और नॉट? अब आप मेरे को बताओ, इस पूरे ट्रायंगल की, जो ट्रायंगल है इसकी टेंजेंट कितनी है? टेंजेंट की बात कर रहा हूँ। इस ट्रायंगल के पेरीमीटर कितना है? पेरीमीटर में तो सारी साइड्स को ऐड कर लेंगे, तो एक्स में एक्स ऐड करेंगे तो 2x, वाई में वाई ऐड करेंगे तो 2y, और जेड में जेड ऐड करेंगे तो 2z। और वैसे साइड्स कितनी दे रखी थी आपको? ये ए से सी दे रखा था 12, बी से आपको सी दे रखा है 8, और ये दे रखा था बेटा कितना? 10। अब इनको साइड्स को ऐड करो, ये भी तो इसकी पेरीमीटर ही है बेटा। पेरीमीटर कितना आ रहा है? 12 में 8 ऐड करेंगे 20, और 20 में आपका 10 हो जाएगा, ऐड 30। क्या अभी समझ में आया ये वाला इक्वेशन कहाँ से? यस सर। और एक्स वाई जेड की वैल्यू आ गई यहाँ से 2 से डिवाइड करने पर, और बेटा वाई जेड की वैल्यू यहाँ से आई। ए से सी की वैल्यू क्या है? वाई जेड ही तो है, वाई प्लस जेड। वाई प्लस जेड से मिल के आया 12, तो यहाँ से हमें एक्स निकालना था, तो वाई प्लस जेड की वैल्यू सब्ट्रैक्ट कर लो, तो यहाँ से आ जाएगा आपका 3। एंड दिस इज द आंसर टू दिस क्वेश्चन। यही हमसे पूछा था, एक्स की वैल्यू पूछी थी। 3 कैसे आए समझ नहीं आया सर। 15 में से 12 सब्ट्रैक्ट किया बेटा। ओके सर। अगर फर्स्ट इक्वेशन में से सेकंड इक्वेशन सब्ट्रैक्ट करेंगे तभी तो एक्स आएगा। वाई प्लस जेड में से वाई प्लस जेड सब्ट्रैक्ट कर लो। ओके सर। और किसी को कुछ डाउट, या चले नेक्स्ट पे?
आ जाओ इसको, ये वाला क्वेश्चन भी अभी किया था कुछ, थोड़ा सा बड़ा बना देता हूँ मैं और अच्छे से समझ में आ जाएगा। ये आपका क्या था, डायमीटर है बेटा, ठीक है। यहाँ से कोई पॉइंट है, ये डी पॉइंट है, ये पॉइंट था आपका ए, ये है बी, ये सी, और यहाँ से आपने परपेंडिकुलर डाला हुआ है, ये है ई पॉइंट, इसको यहाँ पे मिला है और यहाँ से इसको मिला है, ठीक है। अब यहाँ से ये कितने डिग्री का एंगल बना रहे हैं, 90 डिग्री का एंगल। आपको क्या दिया, क्या है, सी की वैल्यू 3 दे रखी है, यानी कि ये 3 यूनिट है, और बी से ई दे रखा है बेटा, यहाँ से यहाँ तक दे रखा है 7 टोटल। तो आप मेरे को सी भी बता सकते हो, या बी सी कितना होगा टोटल, 7 + 3 कितना हो गया बेटा, 10 हो गया, सेंटीमीटर यूनिट है, ठीक है। तो 10 यूनिट है। तो आप मेरे को रेडियस बता सकते हैं, रेडियस ऑफ सर्कल क्या होगा बेटा, ये तो डायमीटर है ना, बी सी इज द डायमीटर, तो उसकी रेडियस क्या होगी, इस सर्कल की रेडियस हो जाएगी 5 सेंटीमीटर या 5 यूनिट, इज इट क्लियर। तो अगर मैं यहाँ से ए से डी को मिला लेता हूँ, व्हाट इज दिस ए डी, ए डी इज नथिंग बट इट इज़ ए रेडियस, तो इसकी वैल्यू हो जाएगी बेटा 5 सेंटीमीटर। और ए से सी बी कितना है हमारा, ए से सी बी 5 सेंटीमीटर है, बिकॉज इट इज़ ए ऑल्सो ए रेडियस। तो आप मेरे को ए से ई की वैल्यू बताओ, ए से ई की जो वैल्यू होगी वो हो जाएगी, टोटल हमारे ए से सी था बेटा 5, और 5 में से 3 को सब्ट्रैक्ट करूँगा तो बचेगा आपका 2, तो ये आपका आ गया 2, और ये हमारे पास कितना आया था बेटा 5। आपको यहाँ पे राइट एंगल ट्राइंगल दिख रहा है, विद द ट्राइंगल डी ई ए, जो आपका डी ए का स्क्वायर है, इट शुड बी इक्वल टू डी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। हमें डी का स्क्वायर निकालना है बेटा, डी की वैल्यू निकालनी है, तो ए का स्क्वायर इधर आके सब्ट्रैक्ट हो जाएगा। डी ए का स्क्वायर, डी ए क्या है हमारा 5, तो 5 का स्क्वायर माइनस ए ई कितना है, ए ई आपका 2 का स्क्वायर इज इक्वल टू ये हो जाएगा डी का होल स्क्वायर। 5 का स्क्वायर 25 में से 4 सब्ट्रैक्ट करेंगे तो ये आएगा आपका 21, तो ये आ गया आपका डी का होल स्क्वायर कितना आया बेटा 21 आया, और यहाँ से स्क्वायर रूट लोगे तो डी की वैल्यू आ जाएगी आपकी √21। तो हमसे यहाँ पे डी पूछा था, तो डी निकल गया एक। अभी हमें चेक करना है सी डी एंड बी डी के बारे में। सी डी का है, सी डी ये वाला है बेटा, तो अब मैं ये वाला ट्राइंगल ले लूँ, हमारे पास डी मिल गया बेटा और सी भी मिल गया, सी तो दिया हुआ है, तो आप सेकंड यहाँ से, अब मैं यहाँ से बोल सकता हूँ ट्राइंगल सी डी ई से, तो जो सी डी का स्क्वायर है, सी डी हमारा हाइपोटेनियस है, तो सी डी का होल स्क्वायर यही हमें फाइंड आउट करना था। ये आपका डी के होल स्क्वायर और सी के होल स्क्वायर के सम के बराबर रहेगा बेटा। डी हमने निकाला था यहाँ पे √21, तो इसका स्क्वायर करेंगे तो 21 होगा, प्लस और यहाँ पे सी का होल स्क्वायर, सी यानी कि 3 का स्क्वायर करेंगे तो 9, तो ये हो गया आपका 30। तो यहाँ से सी डी कितना आ जाएगा, सी डी आ जाएगा √30। क्लियर हो सकता है यहाँ तक। उसके बाद बेटा आपसे क्या पूछा है, आपसे पूछा है डी बी या बी डी या डी बी अगर पूछेगा तो हम यहाँ से कौन से ट्राइंगल से ले सकते हो, आप इसको ले सकते हो डी ई बी से। इसका दूसरे ट्राइंगल भी है बेटा, आप इससे भी ले सकते हो बी सी डी से, क्योंकि ये भी 90 डिग्री का एंगल बनेगा। कोई भी आपका जो डायमीटर होता है किसी भी पॉइंट के ऊपर, सर्कल के ऊपर 90 डिग्री का एंगल बनाता है, तो आप उससे भी चूज़ कर सकते हैं, या फिर हमें यहाँ पे दिख रहा है तो इससे भी ले लो। तो हमने यहाँ से इसी से ले लिया बेटा, ट्राइंगल डी ई बी से। तो आपका बी डी क्या है, बी डी इज़ नथिंग बट इट इज़ ए हाइपोटेनियस। हाइपोटेनियस का स्क्वायर क्या बनेगा बेटा, बेस का स्क्वायर, बेस कितना है यहाँ पे 7 यूनिट, तो 7 का स्क्वायर प्लस आपका डी का स्क्वायर, तो डी कितना था √21, तो इसका स्क्वायर करेंगे तो 21, तो ये होगा 49 + 21, और दोनों का ऐड करेंगे तो 70 हो जाएगा बेटा। तो यहाँ से बी डी कितना आया, बी डी आ जाएगा आपका √70, एंड दिस इज़ द आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। आपसे पूछा था सी डी आ रहा था बेटा हमारा √30, आपसे पूछा था बी डी आ रहा है √70, एंड आपसे डी पूछा है बेटा, डी आएगा आपका √20 यूनिट्स। गॉट इट एवरीबॉडी? यस सर। चलो आ जाओ नेक्स्ट। कुछ डाउट? चलो आ जाओ नेक्स्ट।
Gita, that 56A is given that 56A is equal to 65B, where A and B are the natural numbers. Prove that A plus B is composite. आपको हिंट दिया हुआ है कैसे वो करना है बेटा. तो the equation 3P is equal to 2Q. So notice that in this equation P has to be multiple of 2 and Q has to be the multiple of same multiple of 3. So P is equal to 2K, Q is equal to 3K. और ऐसे हिंट आपको दिया हुआ है बेटा, और आप यहाँ से ऐसे निकाल सकते हो. अच्छा, दो तरीके हैं करने का, सिंपल से मैं बता दूँ. एक तो सीधा सीधा ये आपको ये दिया रखा है बेटा, 56A इज इक्वल टू क्या दे रखा है, 65B दे रखा है. तो यहाँ से A से B का रेशियो क्या आएगा बताना. A से B का रेशियो क्या आएगा बेटा? 56. हाँ, 65 रेशियो 56. तो अगर मैं इनका हाईएस्ट कॉमन फैक्टर ले लेता हूँ, x है, इज इट क्लियर? तो a प्लस बी कितना होगा बेटा? a की वैल्यू क्या होगी? a की वैल्यू हो जाएगी 65x और b की वैल्यू कितनी हो जाएगी 56x. और जब मैं a और b का दोनों का सम करूँगा तो कितना आ रहा है बेटा? 65 प्लस 56 और x तो दोनों में कॉमन ही है बेटा. तो ये दोनों का सम करने पर कितना आ रहा है? 60 प्लस 51 कितना? 121. 110 और 110 में 121. तो 121x आ गया बेटा, a प्लस बी. अब कुछ भी हो जाए, a प्लस बी दोनों का सम कितना आएगा बेटा? 121 का क्या आना चाहिए? कोई ना कोई तो मल्टीपल आएगा बेटा. इज इट क्लियर और नॉट? तो अगर 121 का कोई मल्टीपल है, आप तो इस क्या ये कभी प्राइम नंबर हो सकता है? 121 खुद से ही क्या है बेटा? कंपोजिट नंबर. ये तो एक स्क्वायर है, 11 का स्क्वायर है. तो 11 का स्क्वायर है तो इसके 3 आपके फैक्टर्स तो सीधे सीधे दिख गए. एक तो 1 होगा, एक 11 होगा, एक ये खुद होगा. अगर किसी का मल्टीप्लाई कर रहे हैं इसमें तो एक फैक्टर वो भी बनेगा और एक जो इनका मल्टीपल आएगा वो भी फैक्टर बनेगा. तो इसके तो मिनिमम 5 फैक्टर्स तो मिलेंगे ही मिलेंगे बेटा. इज इट क्लियर और नॉट? तो यहाँ से हम बोल सकते हैं दिस नंबर कैन नॉट बी योर प्राइम. दिस नंबर कैन नॉट बी योर प्राइम. यस, दिस इज ए कंपोजिट नंबर. क्लियर और नॉट? आप वहाँ पे लिखेंगे 121 हमारा कंपोजिट है और इसका कोई भी मल्टीपल भी क्या होगा? कंपोजिट ही होगा. गॉट इट? चलो नेक्स्ट पे. यस सर. चलो ये देख लो. तो प्रेम विश्वा वाला क्वेश्चन. Brothers Prem and Vishwa decided to make a funny video and post it on the internet first. They filmed how each of them walked from the home to school. Vishwa walked for 8 minutes and Prem walked for the 5 minutes. Then they came home and sat down at the computer to edit the video. They simultaneously launched Vishwa's video from the beginning and Prem's video from the end in the opposite direction. At the moment when in the both videos of the brothers were at the same point, वो किसी एक पॉइंट के ऊपर मिलते हैं on the path and they merged the Prem's video to the Vishwa's video. प्रेम की वीडियो को किससे मर्ज कर दिया उसने? विश्वा की वीडियो से मर्ज कर दिया. The result was a video in which Vishwa's walk from the home to school and then suddenly change in Prem and walk from the backward. And how long was the edited funny video in the minutes? आपसे पूछा है मिनट्स में उसकी वो कितनी रहेगी बेटा. इसको सिंपल अगर मैं बताऊँ लैंग्वेज के अंदर, देखो इसमें सिर्फ लैंग्वेज ही है, बाकी इसको क्वेश्चंस को करना सोल्व करना इजी है. ठीक है, ये किसका क्वेश्चन है बेटा? स्पीड टाइम एंड डिस्टेंस का क्वेश्चन. इस टाइप का क्वेश्चन हमने किए हैं, बट इस लैंग्वेज के अंदर क्वेश्चंस को बस हमें समझना है. उसने बोला क्या? हमारे पास 2 पर्सन है, एक विश्वा है बेटा, सबसे पहले यहाँ से बोल देते हैं कि वो कहाँ से जा रहे हैं. अपने घर से स्कूल की तरफ क्या जा रहे हैं. हम स्कूल से और घर के बीच की डिस्टेंस को अभी के लिए डीलेट कर रहे हैं, 1 सेकंड के लिए नहीं, अभी के लिए कुछ लेट ही नहीं कर रहे हैं, वो डिस्टेंस जा रहा है कुछ ना कुछ. इज इट क्लियर और नॉट? उसके बाद आपसे बोला है कि उसका एक तो प्रेम है ब्रदर, प्रेम को पी से डिनोट कर लेते हैं, प्रेम ही लिख देता हूँ बेटा. एक हमारे पास है विश्वा. ये दोनों अपने घर से और स्कूल की तरफ जाते हैं. और प्रेम जो है, प्रेम कितना टाइम ले रहा है? प्रेम एंड विश्वा इन दोनों का टाइम कितना है बेटा? विश्वा टाइम लेता है पूरा 8 मिनट्स
टू रीच द स्कूल एंड विश्वा ले रहा है 8 मिनट्स एंड प्रेम ले रहा है बेटा कितना 5 मिनट्स। तो इसके टाइम का रेशियो क्या आ गया बेटा, टाइम का रेशियो आ गया 5:8। तो टाइम का रेशियो अगर 5:8 है तो डिस्टेंस या स्पीड का रेशियो क्या होगा बेटा, स्पीड का रेशियो हो जाएगा डिस्टेंस, तो क्योंकि कांस्टेंट है तो कांस्टेंट डिस्टेंस में उसका स्पीड का रेशियो हो जाएगा 8:5, क्योंकि इन्वर्सली प्रोपोर्शन होता है बेटा, टाइम इज इन्वर्सली प्रोपोर्शन टू द स्पीड। सो ये हो जाएगा इन्वर्स 1/5, ये होगा 1/5, मैं बता रहा हूँ वापस से 1/5 रेशियो 1/8 होगा। क्रॉस मल्टीप्लाई से इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो 8:5 आ जाएगा। सेकेंड चीज़ ये हुआ क्लियर कि S इज इक्वल टू 8:5 में। अब 8 और 5 अगर उसका स्पीड 8:5 के रेशियो में है बेटा, तो अगर मैं बात करता हूँ, देखो पहले डिस्टेंस की अगर मैं बात करूँ कि अगर सपोज कर लेते हैं कि बेटा उन्होंने दोनों ने सेम टाइम तक चला, देखो उसने बोला है कि दोनों ब्रदर्स जो है उन्होंने जो वीडियो मर्ज किया, तो एक पर्सन है जो यहाँ से चल रहा है, विश्वा यहाँ से चल रहा था और वो कहाँ तक जा रहा था बेटा, इधर की साइड जा रहा था स्कूल की तरफ, और प्रेम ने चलना स्टार्ट किया था यहाँ पे इधर की साइड। तो ये कहीं एक पॉइंट के ऊपर बीच में मिले होंगे, यहाँ पे मान लेता हूँ वो पॉइंट क्या है आपका, के पॉइंट है, ये के पॉइंट। तो आप मेरे को बताओ जितना टाइम यहाँ से कौन चला होगा, प्रेम चला होगा, और उतना ही टाइम यहाँ से विश्वा चला होगा, एक सेम टाइम के अंदर ही मिले होंगे बेटा, क्योंकि दोनों ने एक साथ चलना स्टार्ट किया था एक सेम टाइम के अंदर, यानी कि टाइम कांस्टेंट है। तो टाइम कांस्टेंट है तो डिस्टेंस का जो रेशियो रहेगा वो क्या रहेगा, जो स्पीड का रेशियो है वही आपका डिस्टेंस का रेशियो रहेगा, बिकॉज स्पीड इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द टाइम आपका डिस्टेंस। तो यहाँ से रेशियो आ गया बेटा 8:5। मैं यहाँ से 8:5 में है डिस्टेंस, तो टोटल डिस्टेंस को क्या ले लेते हैं, लेट कर लेते हैं, कुछ भी लेट कर लो बेटा, या तो मैं यहाँ से 40 लेट कर लेता हूँ, स्पीड को मैंने स्पीड 8 और 5 है ना, तो इसको मैंने 40 लेट कर लिया। टोटल डिस्टेंस कितना है 40, कोई भी यूनिट ले लो, नहीं भी लोगे तो भी चलेगा, 40 यूनिट। इज इट क्लियर नोट। अब यहाँ से देखो, आप मेरे को ये बताओ कि पहले जब इसने चलाया, विश्वा ने चलाया, तो विश्वा यूनिट कितना यूनिट चलेगा बेटा, विश्वा चलेगा आपका एक सेम टाइम के अंदर 8 यूनिट, वो 5 यूनिट चलेगा बेटा, और प्रेम चलेगा 8 यूनिट टोटल की। तो ये क्या, अगर सेम आपका टाइम सेम है तो उसके डिस्टेंस का जो रेशियो रहेगा वो रहेगा 5:8 का। प्रेम चलेगा 8 यूनिट बेटा और विश्वा चलेगा 5 यूनिट। इसे क्लियर नोट। हमारे पास हमने टोटल क्या लेट किया है, टोटल लेट किया है 40 यूनिट। 40 का बेटा 5 क्या होगा, अगर हमने 40 लिया है उसको टोटल को, तो 40 में से 5 यूनिट चलने में कितना टाइम लगेगा उसको, 8 मिनट। हाँ बेटा 8 मिनट। हाँ 8 मिनट तो ले रहे हैं वो, मैं ये बोल रहा हूँ, देखो पहले ये निकालो कि 5:8 टोटल की वैल्यू 40 है, यानी कि 13 यूनिट की वैल्यू कितनी है, 40 है बेटा। तो आपका विश्वा ने कितना चला होगा टोटल पार्ट का, 40 डिवाइडेड बाई 30 इंटू 5 चला होगा, क्योंकि उसने 5 यूनिट चला है टोटल 13 में से। 13 की वैल्यू है बेटा 40 डिवाइडेड बाई 13 इंटू 5 आ गया। तो ये विश्वा ने डिस्टेंस चल लिया बेटा, और इस डिस्टेंस को कवर करने के लिए जो उसने टाइम लिया वो कितना लेगा बेटा, आपका पूरा जब वो 40 यूनिट को कवर कर रहा है, 40 यूनिट को कवर करने में कितना टाइम लेता था वो, 8 मिनट का टाइम ले रहा है। तो इस 40/30 यूनिट को कवर करने में कितना टाइम लेगा वो, या फिर एक सेकेंड रुको, मैं थोड़ा सा और इजी बना देता हूँ आपको इसको। हम इसको 40 यूनिट ना लेट करके इसको 13 यूनिट ही लेट कर लेते हैं। इसको हमने कितना यूनिट लेट किया, 13 यूनिट, ठीक है। इसका डिस्टेंस कितना है, 13 यूनिट। 13 यूनिट ले रहे हैं, यूनिट याद रखना, यूनिट का कोई ना कोई एक फैक्टर आएगा, उसकी वैल्यू को हमें मल्टीप्लाई करना है लास्ट में। अब यहाँ पे देख लो 5 यूनिट किसने चलाए, 5 यूनिट चलाए बेटा किसने विश्वा ने। उसको 13 यूनिट चलने में कितना टाइम लगता था, 13 यूनिट चलने में उसको टाइम लगता था बेटा कितना, 8 मिनट का। ये उसने क्वेश्चन में बोला है बेटा 8 मिनट टाइम लगता है बाई वॉकिंग द विश्वा। तो उसको 1 यूनिट चलने में कितना टाइम लगेगा, 8/13 का।
और उसने अभी कितना चला है, सिर्फ 5 यूनिट चला है, तो 5 यूनिट चलने में कितना टाइम लगा होगा उसको, 40/13 मिनट का टाइम लगा होगा। क्या यहाँ तक क्लियर हुआ कि अभी ये वो टाइम है बेटा जब प्रेम ने भी उतना ही चलाया और विश्वा ने भी उतना ही चलाया। आप दोनों में से किसी से भी निकाल सकते थे क्योंकि उन्होंने सेम टाइम चला था, उसने 8 यूनिट चली है, इसने 5 यूनिट चली है। सेकेंड आ जाओ, अभी क्या हो रहा है बेटा, अब यहाँ पे आके वीडियो ख़त्म तो नहीं हुआ, अभी यहाँ पे आने के बाद चेंज हो गया बेटा विश्वा प्रेम में। अब प्रेम क्या कर रहा है, इसके पॉइंट से घर की तरफ जा रहा है, वापस घर की तरफ जा रहा है, तो उसको कितने यूनिट कवर करना पड़ेगा, कितना डिस्टेंस कवर करना पड़ेगा, 5 यूनिट कवर करना पड़ेगा। तो इस विश्वा के लिए अगर मैं बात करूँ तो विश्वा 13 यूनिट को कवर करने में कितना टाइम लेता था, 5 मिनट का टाइम ले रहा है। विश्वा नहीं, प्रेम, क्योंकि प्रेम जा रहे हैं ना अभी वापस, तो प्रेम 13 यूनिट को कवर करने में 5 मिनट का टाइम ले रहा है बेटा। तो यहाँ से 1 यूनिट को कवर करने में लेगा 5/13 और इसको मैं मल्टीप्लाई करूँगा क्योंकि अभी अब उसको 5 यूनिट कवर करना है, तो इसको 5 से मल्टीप्लाई और कर लो, तो ये हो जाएगा आपका 25/13 मिनट का टाइम लगेगा। तो प्रेम को कितना टाइम लग रहा है, यहाँ से घर की तरफ जाने में, घर पहुँचने में कितना टाइम लग रहा है बेटा, उसको लग रहा है 25/13। तो पूरा वीडियो कितने मिनट का हो गया, उनका दोनों को मिलने में टाइम कितना लगा, 40/13 का, और प्रेम को घर पहुंचने में कितना टाइम लगा, 25/13। तो इन दोनों को ऐड कर दो, 40/13, और इसमें ऐड कर देंगे 25/13, और ये होगा आपका टोटल वीडियो टाइम। ये हो जाएगा आपका 40 + 25 हो जाएगा बेटा 65, उसमें डिवाइड कर देंगे 13 से डिवाइड करेंगे 5 मिनट इस तरह। तो वो वीडियो कितने मिनट का बनेगा बेटा, 5 मिनट का वीडियो बनेगा। इज इट क्लियर और नॉट एवरीबॉडी? क्लियर सर। चलो नेक्स्ट पे। यस क्वेश्चन सर। अच्छा था, बस इसमें स्पीड, टाइम एंड डिस्टेंस ही है, बस थोड़ा सा वो लैंग्वेज में घुमाना चाह रहे हैं आपको। नताशा कैन प्रिपेयर ग्रीक सीजर सैलेड्स एंड वान्या कैन प्रिपेयर, चलो देखो यहाँ पे बोला है नताशा कैन प्रिपेयर ग्रीक एंड सीजर। तो बेटा नताशा को एन से रिप्रेजेंट कर रहा हूँ, वो क्या क्या बना सकती है, या तो ग्रीक बना सकती है या फिर सीजर बना सकती है। वान्या है, वान्या कैन प्रिपेयर ग्रीक एंड रशियन, तो वान्या बना रही है बेटा, या तो ग्रीक बना सकती है वो या फिर रशियन बना सकती है। सासा है एक, सासा को एस से रिप्रेजेंट कर रहे हैं, तो सासा कैन मेक सीजर और रशियन सैलेड, सो शी कैन मेक सीजर एंड रशियन। अभी आपसे क्या बोला है, राइट डाउन द नेम ऑफ द गर्ल्स इन द रो। बेटा रोज के अंदर क्या बनाना है, एक रो के अंदर बनाओ, गर्ल्स का नेम लिखो। तो हमने यहाँ पे लिखा नताशा, ठीक है, और वहाँ पे लिख लो वान्या एंड सासा। उसके बाद क्या बोला है, एंड नेम द डिशेस इन द नेक्स्ट रो। नेक्स्ट रो के अंदर आपको क्या बनाना है, डिशेस का नेम लिखना है। तो कौन कौन सी वो डिश बना सकती है, जॉइन द गर्ल्स विद द डिशेस, दे कैन कुक विद द लाइन, नाउ असाइन डिशेस टू द ईच गर्ल सच दैट ईच कुक्स ए डिश शी नोज एंड ऑल डिशेस आर डिफरेंट। बेटा सबको डिफरेंट डिजिट बनाने, डिफरेंट डिशेस बनाने, और कोई भी सेम डिशेस नहीं बना सकता है, और जो जानता है वही बनाएगा। तो ऐसे आपसे पूछा है कितने सॉल्यूशंस आर पॉसिबल, हाउ मेनी सॉल्यूशंस आर पॉसिबल। तो अगर यहाँ से मैं बोलूँ, देखो नताशा को अगर हम ले रहे हैं तो नताशा एक बार ग्रीक बना रही है, सपोज कर लेते हैं हम, उसने कितना क्या बनाया बेटा, ग्रीक बनाया। तो ग्रीक और कौन बना रहा है, ग्रीक बना रहा है वान्या। तो वान्या ग्रीक नहीं बना सकती, वान्या ग्रीक नहीं बना सकती क्योंकि नताशा ने ऑलरेडी ग्रीक बना लिया, तो वो बनाएगी अब रशियन। और सासा क्या बनाएगी, सासा बनाएगी बेटा, बाकी तीनों में से बच क्या गया, रशियन हो गया, ग्रीक हो गया, तो आपका क्या बचा, सीजर बचा, तो ये बन गया आपका सीजर। दूसरा, अगर नताशा ग्रीक की जगह क्या बनाने लग जाए, सीजर बनाने लग जाए, अब क्या होगा बेटा, सीजर और कौन बनाते हैं, सासा ये तो बना नहीं सकती है, वो बनाएगी अब रशियन। अगर सासा रशियन बना रही है तो वान्या के पास क्या बच गया, इसके पास ग्रीक बच गया। सो दीज टू सॉल्यूशंस आर पॉसिबल, क्लियर और नॉट। अब कोई पॉसिबिलिटी है ही नहीं, नताशा ग्रीक या सीजर के अलावा कोई बना ही नहीं सकती है बेटा। सो ये दो पॉसिबिलिटीज़ हैं एंड दो सॉल्यूशंस आर पॉसिबल, 2 सॉल्यूशंस आर
क्लियर हुआ होगा यहाँ पे सबको। Yes, sir. यस सर। चलो तब तक नेक्स्ट वाले क्वेश्चन को पढ़ो। इसको मैं मोबाइल को चार्ज लगा देता हूँ, लैपटॉप को चार्ज लगा, और इसका ट्राई करो पढ़ने का पूरा, और आंसर देने का ट्राई करो। डन एवरीबॉडी? पढ़ा सबने क्वेश्चन? सर सॉल्व करें? कर लो अगर हो जाता है तो बिल्कुल। ओके सर। हो गया? सर होने वाला है बस। चलो करो करो। Harold made a plum pie to take on a picnic. He was able to eat only 1/4 of the pie and he left the rest for his friend. But छोड़ा क्या, उस एक माउस आ गया. A mouse came by and ate 1/3 of what Harold left behind. After that a porcupine भी आता है बेटा, और वो 1/3 फिर से खा जाता है जो माउस ने छोड़ा उसका भी. मैं बताऊं आंसर? हाँ चलो बताओ. 1/3। 1/3 ऑफ द पार्ट इज लेफ्ट. चलो करके देखते हैं. सबसे पहले मेरे को ये बताओ. देखो एक तो तरीका ये है कि बेटा हमने x सेलेक्ट करके तो मेरा भी 1/3 आ रहा है। 1/3 आ रहा है. चलो कोई. देखो एक तो तरीका ये है कि हम इसको x सेलेक्ट करके कर सकते हैं कि आपको टोटल कितना प्लम पाई था. प्लम पाई है आपका x. तो हेराल्ड ने कितना खाया बेटा? उसने 1/4 ऑफ x खा लिया, तो बचा कितना? 3/4 x. ये रिमेनिंग रह गया बेटा. उसके बाद एक मूस आया. मूस ने बेटा इसका भी 1/3 खा लिया, तो इसका 1/3 कितना होगा? 1/4. तो 1/4 ऑफ x इसने खा लिया, तो बचा कितना? 3/4 में से 1/4 सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 1/2 बचेगा. 1/4। 1/4 नहीं 2/4. तो 2/4 हो जाएगा 1/2 x. अब उसके बाद कौन आ गया? इसके बाद आ गया आपका कहाँ है वो? पोर्क्यूपाइन. पोर्क्यूपाइन ने खाया 1/3. तो 1 सेकेंड का 1/3 कौन खा रहा है? 1 सेकेंड x का खा रहा है बेटा 1/3. तो ये हो जाएगा 1/6 ऑफ x. तो 1/6 ऑफ x इसने खा लिया. अभी बचा कितना आपसे ये पूछा है बेटा. ये दीज आर ईटन. आपके पास टोटल था x, तो मैं x में से सब्ट्रैक्ट करूँगा 1/4 माइनस 1/4 माइनस 1/6 x. कुछ कैलकुलेशन मिस्टेक तो नहीं है ना हमारी? वन बाई फोर खाया है, ठीक है. 2/4 ही बचेगा, ठीक है कोई दिक्कत नहीं है.
तो यहाँ से देखो x तो कॉमन ही है, 1 माइनस इन सब का एलसीएम कितना हो जाएगा 12, और यहाँ से आएगा ये 1 बचेगा ना इधर से, या तो यहाँ पे x को कॉमन ही मत लो, पहले इसको सोल्व कर लो। यहाँ पे 12 आएगा, 4 से डिवाइड करेंगे कितने टाइम जा रहे हैं 3 टाइम, तो ये आ जाएगा आपका 3, ये सब ऐड हो जाएंगे, ये हो जाएगा 3, यहाँ से भी आएगा 3, यहाँ से आएगा 2, 3 + 3 6, 6 + 2 हो जाएगा बेटा 8, और 8/12 हो जाता है आपका कितना, मैं डिवाइड करूँगा तो ये आएगा 2/3, 4 से डिवाइड करेंगे तो अब 1 में से 2/3 को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो क्या बचेगा 1/3 ऑफ x बचेगा, एंड दिस इज़ द पार्ट विच इज़ लेफ्ट, ठीक है, और 1/3 ही हमारा आंसर भी आ गया। अब इसमें ना थोड़ा सा कन्फ्यूज़न आपको क्या हो सकता है, आपको थोड़ा सा टाइम इसमें लग सकता है कि ये निकालने में तो कुछ टाइम नहीं लगेगा, इसमें भी सब्ट्रैक्शन करने में थोड़ा सा तो टाइम लगता ही है कि 3/4 में से एक तो सब्ट्रैक्ट करो बेटा 1/4 को, या 3/2 में से, या फिर 1/2 में से 1/6 को सब्ट्रैक्ट करेंगे, इसमें थोड़ा सा टाइम लग सकता है। तो अगर इसको आप और ज़्यादा ईजी बनाना है आपको, तो इसकी कैलकुलेशन फ्रैक्शन में ना करके हम किस में कर सकते हैं, इंटीजर्स में कर सकते हैं। ये वाले में किसी को डाउट नहीं आया होगा क्योंकि ये तो आपने ऑलरेडी पहले ही कर लिया है, ठीक है। किसी को डाउट है तो आपको एग्ज़ाम में अगर अप्रोच करना है इसको, तो आप इसको और इजी तरीके से कर सकते हैं। ध्यान से देखो, मैंने आपको बताया था बेटा जब भी फ्रैक्शंस के क्वेश्चन दे और हमें कुछ टोटल मानना है, तो टोटल मानने के लिए हम क्या देखते हैं, डिनोमिनेटर्स को देखते हैं, उनका जो भी पार्ट ऑफ फ्रैक्शंस दिए रखे हैं उनके डिनोमिनेटर को देखो। और अगर रिमेनिंग की बात चल रही है कि उसने बोला है कि रिमेनिंग का उसने यूज़ किया, रिमेनिंग का यूज़ किया, तो हम क्या करते हैं, जो भी डिनोमिनेटर आता है उनका मल्टीप्लाई ले लेते हैं। तो आपके पास क्या था, देखो ये 4 था, यहाँ पे 1/3 था, और फिर वापस से 1/3 है, तो इन सब का मल्टीप्लाई करो और उसको टोटल लेट करो कि टोटल पाई कितना था बेटा, लम पाई ये था टोटल आपका 4 × 3 × 3, तो ये हो जाएगा 9 4 जा 36, तो हम उसको 36 यूनिट ले लेते हैं। अब उसके बाद अगर मैं बात करता हूँ हेराल्ड की कि उसने कितना खाया, तो इसका 1/4 पार्ट खाया बेटा, यानी कि 9। अब ये निकालना माइंड में ईजी है, 36 का 1/4 क्या होता है, 9 होता है। उसके बाद बचा कितना, 9 सब्ट्रैक्ट करेंगे 36 में तो बचेगा 27। अब नेक्स्ट में देख लो, अगर नेक्स्ट की बात करूं बेटा, किसने बोला है कि 1/3 खाया है मूज ने, तो मूज खा रहा है 1/3, 27 का 1/3 कितना होगा, 9 होगा। अब बचेगा कितना बेटा, 9 सब्ट्रैक्ट करने पर 18 बचेगा। फिर उसके बाद उसने बोला है 1/3 कौन खा रहा है, उसका पोर्क्यूपाइन, सो पोर्क्यूपाइन को पीसी से डिनोट कर देता हूँ, तो ये इसका खा रहा है 1/3, तो इसका 1/3 कितना होगा 6, तो 6 यूनिट खाया है इसने, तो बचा कितना अभी भी 12 यूनिट बच गया। और आपसे क्या पूछा था, हाउ मच ऑफ द ओरिजिनल पाई स्टिल रिमेंबर, तो अभी कितना बचा, 12 बचा आउट ऑफ 36, और ये हो गया 1/3 पार्ट। क्लियर और नॉट, क्या सबको क्लियर हुआ? इस वाली कैलकुलेशन में और जो हमने पहले की थी उसमें बहुत ज़्यादा डिफरेंस है बेटा। इसको इजीली किया जा सकता है, उसको भी इजीली किया जा सकता है, बट उसमें टाइम वो थोड़ा सा टाइम टेकिंग। क्लियर और नॉट एवरीबडी? क्लियर, सबको क्लियर है? यस सर। यस सर। ठीक है, नेक्स्ट पे आ जाओ। इसको पढ़ो। पढ़ा सबने? यस सर। 4 to the power 9 + 6 to the power 10 + 3 to the power 20। देखो आपका एग्जामिनर कितना मतलब दयालु है आप लोग के ऊपर कि आपको क्या दिया हुआ है बेटा, आपको हिंट भी दे के रखा है कि बेटा अगर तुम लोग को समझ में नहीं आ रहा है कि ये क्या लिखा है तो हिंट से देख के पता कर लो। क्या दे रखा है हिंट में, a + b का होल स्क्वायर दिख रहा है,
ए प्लस बी का होल स्क्वायर दिख रहा है, इसका मतलब सीधा सीधा दिख गया कि हमें इसको किस में बनाना है, ए प्लस बी के फॉर्म में बनाना है। ठीक है, अब ए प्लस बी के फॉर्म में देखो मैं इसको क्या बना सकता हूँ बेटा, ये 4 की पावर 9 है और 4 क्या होता है, 2 की पावर 2 होता है, तो 2 की पावर 2 का हमें पावर करना है 9, तो ये टोटल कितना हो गया, 2 की पावर 18 हो गया। इज इट क्लियर? या फिर मैं इसको ऐसे भी तो लिख सकता हूँ 2 की पावर 9 का होल स्क्वायर, उसके अंदर है 6 इंटू 2 टू द पावर 10, तो मैं इसको लिख सकता हूँ बेटा 2 की पावर 10 और 3 की पावर 10। फिर उसके बाद आपका था क्या, 3 की पावर 20, तो 3 की पावर 10 का होल स्क्वायर लिख सकता हूँ मैं उसको। क्या ये लिखने में कोई प्रॉब्लम है किसी को, कुछ चीज़ समझ में नहीं आई हो? इज देयर एनीबॉडी? बोलो भाई जल्दी। नो सर। अब यहाँ पे इसको इस फॉर्म में बनाओ बेटा, a प्लस बी का होल स्क्वायर क्या होता है, ये बनना चाहिए ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर बनना चाहिए। तो ए स्क्वायर तो मेरे को दिख गया, ए की वैल्यू कितनी है यहाँ पे 2 टू द पावर 9 है। अब बी की वैल्यू कितनी है बेटा, बी की वैल्यू है 3 टू द पावर 10। अब यहाँ पे 2ab होना चाहिए बेटा, तो ये 2 टू द पावर 10 है, मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ 2 मल्टीप्लाई 2 टू द पावर 9 और 3 टू द पावर 10 तो है ही बेटा। तो आपको यहाँ पे 2ab भी दिख गया, 2 ये है बेटा, ए की वैल्यू थी 2 टू द पावर 9 और बी की वैल्यू है 3 टू द पावर 10। तो यहाँ से हमारे पास इसको हम बोल सकते हैं, इसको अगर मेरे को लिखना है तो ऐसे लिख सकता हूँ मैं 2 टू द पावर 9 प्लस 3 टू द पावर 10 का होल स्क्वायर। क्या ये क्लियर हो सबको? और आप मेरे को ये बता दो, किसी भी नंबर का स्क्वायर क्या कोई प्राइम नंबर हो सकता है? किसी भी नंबर का स्क्वायर प्राइम नंबर हो ही नहीं सकता, क्योंकि अगर प्राइम नंबर के स्क्वायर का भी हम करते हैं तो उसके भी कितने फैक्टर आते हैं, 3 फैक्टर्स आते हैं। तो अगर 3 फैक्टर्स है तो वो क्या हो गया, इट इज़ ए कंपोजिट नंबर। प्राइम नंबर के तो एग्जैक्टली कितने फैक्टर्स होते हैं बेटा, 2 फैक्टर्स होते हैं। तो किसी भी नंबर का स्क्वायर क्या नहीं हो सकता है, एक प्राइम नंबर नहीं हो सकता है। सो वी कैन से दैट दिस इक्वेशन इज नॉट ए प्राइम और दिस नंबर इज ए नॉट ए प्राइम। एक चीज़ क्लियर हुई सबको? सेम आप ये सेकंड वाले में देखो, इसके अंदर एक और क्वेश्चन है। इस वाले को हम कौन से वाले फॉर्मूले में बना सकते हैं, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर में बना सकते हैं। ये 20 है ना और ये था 17, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बना लो बेटा। तो मैं इसको लिख सकता हूँ, स्क्वायर बनाना चाहूँगा तो 20 टू द पावर 50 इसका होल स्क्वायर माइनस 17 टू द पावर 17 का होल स्क्वायर। अगर मैं इसको ओपन करना चाहूँगा या फिर इसको लिखना चाहूँगा बेटा, तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर क्या होता है, ए प्लस बी ए माइनस बी। तो एक हो गया आपके पास 20 टू द पावर 50 प्लस 17 टू द पावर 17 और आपका सेकेंड हो जाएगा 20 टू द पावर 50 माइनस 17 टू द पावर 17। अब आप मेरे को ये बताओ, क्या ये वैल्यू 1 हो सकती है क्या? नहीं हो सकती। क्या ये वैल्यू 1 हो सकती है? ये अपने एक कोई वैल्यू देगा। और एक नंबर का अगर मैं बोलूँ कि ये 5 मल्टीप्लाई 7 है, क्या ये कभी भी वो बन सकता है क्या, प्राइम नंबर 5 इंटू 7? बेटा इसके 2 फैक्टर तो हमें सीधे सीधे दिख रहे हैं कि 5 और 7 होगा, और एक 1 आएगा और एक इनका जो मल्टीप्लाई होके आएगा वो नंबर और आएगा। मतलब कि 4 फैक्टर्स तो कम्प्लीटली सीधे सीधे दिख रहे हैं इसमें। क्या ये कभी प्राइम नंबर बन सकता है? तो ऐसे ही हम बोल सकते हैं कि ये इट इज़ ए मल्टीपल ऑफ 2 नंबर्स, सो वी कैन से इट इज़ नॉट ए फैक्टर ऑफ और इट इज़ नॉट ए प्राइम नंबर। इज इट क्लियर और नॉट? और इनमें से कोई भी 1 तो बनेगा नहीं। अगर 1 नहीं बनेगा, ऐसा भी हो सकता है कि सर आप बोल रहे हो 2 नंबर से अगर मल्टीप्लाई हो रहा है तो 1 मल्टीप्लाई 7 करके भी तो 7 आता है, तो ये तो प्राइम नंबर बन रहा है। बट बेटा उनमें से एक 1 होना चाहिए, इनमें से कोई भी 1 नहीं बनेगा। क्या इन दोनों में से कोई भी वैल्यू 1 बन सकती है क्या? नहीं बनेगी। क्लियर और नॉट एवरीबॉडी? चलो नेक्स्ट पे, क्वेश्चन क्लियर है? यस सर। चलो नेक्स्ट पे, या फिर हम एक काम करते हैं, आगे के क्वेश्चंस मेरे को लग रहा है 1 घंटे में तो वो पूरे होंगे नहीं, और भी क्वेश्चंस है, ये सब हम क्वेश्चंस कर लेंगे कल। ठीक है,
कल भी हमारा क्लास हो जाएगा, आधा आज कर लेते हैं, आधा हम कल कर लेंगे, ठीक है। तो हमारे पास 9 क्वेश्चंस बच गए, इन 9 क्वेश्चंस को हम कर लेंगे कल। गॉट इट एवरीबॉडी? ओके सर। किसी को कोई ओके सर। किसी को कोई डाउट? सर एक बार 10th क्वेश्चन मेरे को